नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश चुनाव में जुमलों की बारिश हो रही है। शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, गधों पर कदर के बाद अब यूपी के चुनाव में आतंकवादी कसाब भी अवतरित हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस, बीएसपी और एसपी की कसाब से तुलना कर नया चुनावी तहलका मचाया है। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है ये। जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। यूपी के चुनाव में रोजी रोजगार, भ्रष्टाचार की जगह कसाब का विश्लेषण हो रहा है। ये तो अमित शाह ही बता सकते हैं कि एक आतंकी से देश के 3 बड़े राजनीतिक दलों की तुलना कैसे हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष चाहते तो मिसालों का कोई संकट नहीं था, लेकिन उनकी सूझबूझ कसाब पर टिकी तो कोई ना कोई मतलब जरूर था। बहरहाल अमित शाह ने क का मतलब कसाब बताया तो अखिलेश ने क का मतलब समझाया। हम नहीं चाहते कि कसाब पे बहस हो, और अगर आपने के का कांग्रेस बताया तो का हम भी बना सकते थे। हमने तो कक्षा 1 की किताबों में देखा है, का मतलब कांग्रेस नहीं होता, का मतलब कबूतर होता है। मतलब निकालने सियासी मोर्चे पर मायावती भी उतरी। अमित शाह ने कसाब का जिक्र करते हुए बीएसपी को लपेटा तो बहन जी ने भी हिसाब बराबर किया और कांग्रेस मानसिक दिवालियापन का आरोप लगाने पर उतर आई। आज अपने देश में अमित शाह से बड़ा यहाँ कोई और भी कसाब नहीं हो सकता, अर्थात आतंकी नहीं हो सकता है। अमित शाह जी की मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं। दीवार पर लिखी इबारत पढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है, तो मैं उनके बयानों को एक मानसिक रूप से परेशान आदमी का बयान मानता हूँ। सवाल यह है कि क्या कसाब का जिक्र इसलिए किया गया कि बीजेपी अपने विरोधियों पर आतंक परस्त होने का ठप्पा लगाना चाहती है, या कसाब का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि कसाब एक खास मजहब का था और इसके पीछे संकेतों में मजहबी गोलबंदी की मंशा थी। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता, प्रवक्ता मौजूद हैं स्टूडियोज में। डॉक्टर संबित पात्रा, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब एंड स्वागत आपका। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी जी हैं समाजवादी पार्टी के। नावेद साहब शुक्रिया, धन्यवाद, स्वागत आपका। हमारे साथ एमएच खान साहब हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर। बहुत धन्यवाद खान साहब, स्वागत आपका। और हमारे साथ जुड़ेंगे संजय झा जी, कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता। सबसे पहले शुरुआत क्यों ना डॉक्टर संबित पात्रा जी आप ही से। जब पहले दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो आपसे बात हुई, आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमारा विकास का मुद्दा अखिलेश को पसंद आया, उन्होंने चुराया, हमने शुरू किया, वो विकास की बात कर रहे हैं। स्थानीय समस्याओं की बात हुई, बिजली, पानी, विकास, सड़क, गरीब, अमीर, बेरोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, सबकी, और आप भी बड़े खुश थे। तीसरे चरण के बाद अचानक से क्या हो गया, कहाँ खो गया डॉक्टर संबित पात्रा जी? बेरोजगारी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, रोटी कपड़ा का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, आम आदमी नहीं हट गया, अब जुमलेबाजी हो रही है, कसाब भी आ गया, आतंकवादी भी आ गया, क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ तक विकास का मुद्दा है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से ये मुद्दा हट ही नहीं सकता है। आप प्रधानमंत्री हो या भाई अमित शाह जी हो, दोनों के भाषणों को सुनिए, पूरे के पूरे भाषण केवल लबालब रहते हैं विकास के मुद्दों से। कितना पैसा सेंटर ने दिया जो खर्च नहीं कर पाई, इत्यादि इत्यादि। किसानों को किस प्रकार उनका ऋण माफ होना है, 14 हर भाषण में आप प्रधानमंत्री का देखिएगा। 14 दिनों के अंदर 13 तारीख को हम होली खेलेंगे और उसके बाद विजय होली के पश्चात 14 दिनों के अंदर किसानों का ऋण माफ होगा। ये सारे विषय प्रधानमंत्री और अमित जी शाह दोनों रखते हैं। जहां तक देखिए, चुनाव है, चुनाव के माहौल में ये स्वाभाविक है कि जो दूसरे पार्टी हम पे अटैक कर रहे हैं, आप देखिए, आतंकवादी, देश के मनोनीत प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा जा रहा है एक मंत्री द्वारा। और दूसरी बात है, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री, मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है, एक जानवर के साथ कंपेयर कर रहा हो। और वाकई जो प्रधानमंत्री 24 घंटे काम कर रहा हो, उसके लिए आप इस प्रकार का विषय यूज कर रहे हो। अमित शाह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा क मतलब कांग्रेस, ख मतलब स मतलब सपा और ब मतलब बसपा। इसमें कोई गाली है क्या? आप बताइए, इसमें कोई गाली है क्या? ये बोल रहे क मतलब कबूतर, नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को कबूतरबाज कह सकते हैं, मगर क मतलब कबूतर, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। नावेद सिद्दीकी जी, कहीं ना कहीं क्या
आपको लगता है कि कसाब, जिसकी परिभाषा अमित शाह ने दी और अभी डॉक्टर संबित पात्रा ने भी बताया उसका मतलब, आपको लगता है इसके पीछे कोई मतलब छिपा हुआ अमित शाह का है या बीजेपी का है? देखिए सईद भाई, जब मुद्दों का अकाल पड़ जाता है और मुद्दे पास में नहीं होते हैं, दावे होते हैं सिर्फ कि हमने विकास किए हैं, और अभी जिस तरह से दावे किए गए, तो ये दावे जो हैं खोखले होते हैं। लोगों ने देखा है इन दावों को, खोखले दावों को देखा है, और ये हताशा, निराशा, ये नाउम्मीदी है सईद भाई, कि नाउम्मीदी निकल करके सामने आ रही है। और इस तरह के बयान, बहुत अफसोस है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज ये दिन भी हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि इतने बड़े स्तर के लोग, जिनको हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत के वजीर आजम, वो जब ऐसे बयान दें और वो जब मिमिक्री करें किसी ने और नेता की, और वो भूकंप जैसे मुद्दे पे पार्लियामेंट में मजाक उड़ाएं, तो ये पहली बार हम लोगों ने देखा है। और ये तभी होता है जब मुद्दों का अकाल पड़ जाता है, मुद्दे नहीं होते हैं। और यही हताशा बिहार में हुई थी। उस वक्त भी ऐसे ही कुछ भाषण किए गए थे कि अगर यहां भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो दूसरे मुल्क में पटाखे छूटेंगे। ये अमित शाह साहब का बयान था कि एक दूसरे मुल्क में पटाखे छूटेंगे। ये कहने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश, कहीं ना कहीं दीवार खड़ी करने की कोशिश, कहीं ना कहीं दरार पैदा करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी, बल्कि भारतीय जुमलेबाज पार्टी कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, ये जुमलेबाज पार्टी और इनके लोग, इनके साथी, इनके सांसद लगातार मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं। और स्तर इतना गिर चुका है कि बहुत अफसोस जनता को भी होता है, आवाम को होता है। और जितने बड़े रहनुमा हैं, जो पुराने लीडर्स हुआ करते थे, जो आज जीवित हैं, वो देखते होंगे, सोचते होंगे, अटल जी भी सोचते होंगे। नवेद जी थोड़ा कम शब्दों में, क्योंकि चारों की बात सुन ले उसके बाद, क्योंकि संबित जी, डॉक्टर संबित जवाब देना चाह रहे हैं सर, क्योंकि बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक नियम हमने बना लिया है, अच्छा रहता है सबकी बात सुन ले। बिल्कुल सहमत। संजय झा जी, ये रोटी रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, विकास, ये मुद्दे क्यों पीछे छूट रहे हैं और आपकी दृष्टि में क्यों कसाब का विश्लेषण आज हो रहा है, क्यों जरूरी हो गया है और आपके नेता राहुल गांधी को भी स्कैम का मतलब बताना पड़ रहा है? सही जी, देखिए, मेरा तो यही विश्वास है कि जिस तरीके का एक अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है, और ये श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पर इन पर पूरा इन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इस ये खेल की शुरुआत की थी। ये यही दिखाता है कि विकास मतलब इनके लिए सांप्रदायिकता का विकास। जब विकास बोलते हैं तो ये कहते हैं विभाजन करने का विकास। जब ये कहते हैं विकास मतलब ये कहते हैं तोड़फोड़, समाज में तोड़फोड़ करने का विकास। ये कैसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी कि जो एक समय प्रधानमंत्री जी यहां विकास का एक जुमला शुरू करते हैं, जबकि उनके ढेर सारे नेता, संगीत सोम, संजीव बलियान, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, जितने इनके नेता लोग हैं, सुरेश राणा, ये लोग समाज को तोड़ने की भाषा करते हैं। इन पर एफआईआर लगती है क्योंकि ये लोग धार्मिक ध्रुवीकरण पर लगे हुए हैं। अब जब देखिए नरेंद्र मोदी जी अब कब्रिस्तान और दिवाली और जब वो रमजान की बात करते हैं और झूठे आंकड़े देते हैं, अब मैं तो यही समझता हूं कि सबसे जो शर्मनाक बात है, जो खेदजनक बात है, कि ये लोग झूठ बोल देते हैं। अब तो ऐसा जमाना आ चुका है कि प्रधानमंत्री समझते हैं कि मेरे पास ये पद है तो मैं जो कहूंगा उसके बारे में चर्चा होगी, तो मैं कुछ भी अंट-शंट बोलूं, कोई बात नहीं, जो लोग विश्वास करेंगे उनके लिए तो मैं, उन्हीं के लिए तो मैं लड़ रहा हूं। तो यदि राजनीतिक वार्तालाप इतना गिर चुका है कि आज संबित पात्रा जी यहां आकर हमें बतलाने की कोशिश करें बड़े विस्तार में कि कसब तो कुछ भी खराब बात नहीं कहा गया। भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक और समझदार नहीं है? ये तो आप लोग कुछ नहीं, एक तरीके से अल्पसंख्यकों का मजाक उड़ाते हैं। और इनका जो पूरा रणनीति है, सही जी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ये लोग जो हैं, ये लोग, इनका खेल ही यही है, इनका राजनीतिक रणनीति यही है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इनके पास कोई जो कहते हैं समस्या का समाधान तो है नहीं। अखिलेश जी ने अच्छा काम किया है, इस गठबंधन से इनको लगता है कि इनका नामो निशान उत्तर प्रदेश में रहेगा नहीं, तो अब बौखलाए हुए, हताश है, निराश है। मैं समझता हूं, मुझे संबित जी के साथ सहानुभूति है,
परंतु भाई साहब समाज को मत तोड़िए। संजय जी। चुनाव जीतना है तो सही तरीके से संजय जी, लड़िए। थोड़ा कम एक शब्दों में। तरीके से इस तरीके का घटिया बयानबाजी करने से महाराष्ट्र में हारने के आप बाद उत्तर थोड़ा सा- प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, दोबारा आएंगे क्योंकि खान साहब की अभी प्रतिक्रिया बाकी है। खान साहब, बड़ा अफसोस होता है और उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की जनता भी ये सोचती होगी कि कोई तो ऐसा हो जो इस जुमलेबाजी से खान साहब अपने आप को दूर रखे। कोई तो ऐसा राजनीतिक दल हो जो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात करे, विकास की बात करे, सड़क की बात करे, सुरक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। आपके अध्यक्ष को भी एंटी दलित मैन कहना ही पड़ता है। ऐसा क्यों खान साहब? देखिए, पूरी बात आपकी सुन नहीं पाया मैं क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। जी जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री जिसको विकास की बात करनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, बिजली की बात करनी चाहिए, आत्महत्याएं हो रही हैं उस पर बात करनी चाहिए, जब अपने काम को पूरा नहीं कर पाए हैं तब अलूल जलूल और सांप्रदायिकता की बात फैलाने वाली बात कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी कसाब का नाम ले रहे हैं। कसाब का भूत तो अमित शाह के अंदर घुस गया है। अब कसाब कसाब चिल्ला रहा है। कसाब क्या था? इस देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था या इस देश का बहुत बड़ा कोई आइडियोलॉजी था? इस कसाब जो था वो आतंकी था। आतंकी के नाम पे लेके उसके बात को बताना, इसका मतलब है कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। ये सारे मुद्दा विहीन हो गए हैं। और जब मुद्दा विहीन हो जाता है आदमी तो जुमलेबाजी शुरू कर देता है, जुमला बोल बोल के जनता को बहलाने की कोशिश करता है। जब ये बात नरेंद्र मोदी जी की, बिल्कुल मैं उनको सही मानता हूं कि कब्रिस्तान और जो है उसका शमशान की बात जरूर करनी चाहिए उनको। बहुत सारे हाँ, शमशान की बात जरूर कहनी चाहिए उनको, क्योंकि ये 11 तारीख के बाद शमशान में ये समाजवादी पार्टी को जाना पड़ेगा और ये भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ेगा। तो इनके पास तो कब्रिस्तान जाने के लिए 1-2 लोग हैं, शमशान में जाने के लिए गंदी बातें कर रहे हैं। किसी के नहीं खान साहब प्लीज ऐसा ना, नहीं खान साहब गलत बात है, प्लीज आप ऐसा ना कहिए। देखिए वो नहीं, फिर आपसे उम्मीद की जाती है, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। जनता पार्टी को कह रहा हूं खान साहब नहीं प्लीज, हम अपने किसी को भी मत बोलिए। नहीं, हम अपने किसी को भी नहीं बोलना चाहिए और अपने चैनल पर इस तरह की कोई किसी भी तरह की बात को हम बिल्कुल अप्रूव नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। और आप चारों से निवेदन है कि प्लीज इस तरह की बात यहाँ पर आप बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन संबित जी, तीनों ने, संजय झा जी, नावेद जी और खान साहब ने आपके लिए सवालों की बॉम्बार्डिंग कर दी। जवाब संबित पात्रा से लेंगे बस सबसे कुछ ही पलों में। होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। राजनीति में अब हम ककाहरा अलग ढंग से सीख रहे हैं। क से कबूतर, क से कसाब हो रहा है और ये उत्तर प्रदेश में बात चल रही है जुमलेबाजी और ज्यादा। संबित जी, तीनों हमारे मेहमानों ने आपसे सवाल दागे थे। हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि क्या मिसालों की भी कमी पड़ गई है जो आतंकवाद और आतंकवादी की मिसाल दी जाती है, और क्या यह सही है संबित जी कि 3 बड़े राजनीतिक दल देश के, उनकी तुलना किसी आतंकवादी से की जाए? यह तुलना है या नहीं, इसको आप क्लियर कर दीजिए। पहली बात तो है, देखिए, जब तीनों लोगों ने मुझसे सवाल पूछा तो मैं मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया, इसका कारण बताता हूं। इससे जीत निश्चित है, ये पता चलता है जब डिस्कोर्स के मेन में आप आ जाए। और तमाम लोग जो हम सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं है, फिर भी जब सपा, बसपा और कांग्रेस आप ही को अटैक करने लगे तो आप जानिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। आ रही है, हम सब लोगों को आप लोग मन में हंसिए प्लीज। तीनों लोगों ने सवाल पूछा, मैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, थोड़ा मन में हंसिए। संबित जी, आपको बधाई देना चाहता हूं। बधाई सर। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, तो डिबेट नहीं हो पाएगा। जनता आप देखिए, यही इनको हराएगी। मैं शांति से बैठ के इनको सुन रहा था और ये किस प्रकार, ये कांग्रेस, सपा और बसपा किस प्रकार से विकास को रोकने की चेष्टा कर रही है, आपके सामने उदाहरण देखिए। कसाब क्या कर रही है, देखिए ये कसाब क्या कर रही है, देखिए आप ये कसाब क्या कर रही है, देखिए ये कांग्रेस सब। अरे 1 घंटे से आपको सुना भैया, मुस्कुराया, बोल भी नहीं रहा था बीच में। कितनी तड़पन है आपको सोचिए, कितनी तड़पन है आपको सोचिए। कसाब कैसा है देखिए, देश की जनता कसाब के असली चेहरे को देखो, ये है वो कसाब। ये कांग्रेस, सपा और बसपा, मैं मुस्कुरा कर इनको सुन रहा था, ये नस्तर चुभो रहे थे। मैंने हकीकत क्या, एक अकेले ने हकीकत क्या बोलने की सवाल की, इनका
आलम ये हो गया है कि चुप नहीं हो पा रहे हैं। बोल लीजिए साहब, कोई मुश्किल नहीं है, जनता आपकी बौखलाहट देख रही है। आजम खान ने कल फैजाबाद में क्या सर आप सोच लीजिए, आपने इतनी देर बोला, मैं बीच में बोला क्या? मैं तो आपको गुहार लगाऊंगा देकर मेरे लोग नहीं, ठीक है, देखिए संबित जी ठीक कह रहे हैं, कम से कम बात तो सुननी चाहिए। अरे अगर आप तीनों ने कुछ सवाल पूछे हैं, आपने अपने संबोधन में अपनी बात में तीनों ने आपने संबित जी का नाम लिया, संबित जी बताएं, संबित जी बताएं, संबित जी बताएं। जब संबित जी बता रहे हैं तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। चर्चा जरूर कीजिए, बीच में टोकिए रोकिए जरूर, लेकिन कम से कम बात तो समझ में आए। निवेदन है आप चारों से, लेकिन यहां हम चाहेंगे संजय जी आप जरूर सुनिए जो हम बताने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आई है और जो चर्चा हम कर रहे हैं उस चर्चा में एक बिंदु और जुड़ गया है, लेकिन अफसोस की बात है राहुल गांधी ने यह कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है और चूहे से भी बदतर बताया है क्या हो रहा है राजनीति में। तो अब से कुछ ही देर में जब लौटेंगे तो इस पे चर्चा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश चुनाव में जुमलों की बारिश हो रही है। शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, गधों पर कदर के बाद अब यूपी के चुनाव में आतंकवादी कसाब भी अवतरित हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस, बीएसपी और एसपी की कसाब से तुलना कर नया चुनावी तहलका मचाया है। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है ये। जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। यूपी के चुनाव में रोजी रोजगार, भ्रष्टाचार की जगह कसाब का विश्लेषण हो रहा है। ये तो अमित शाह ही बता सकते हैं कि एक आतंकी से देश के 3 बड़े राजनीतिक दलों की तुलना कैसे हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष चाहते तो मिसालों का कोई संकट नहीं था, लेकिन उनकी सूझबूझ कसाब पर टिकी तो कोई ना कोई मतलब जरूर था। बहरहाल अमित शाह ने क का मतलब कसाब बताया तो अखिलेश ने क का मतलब समझाया। हम नहीं चाहते कि कसाब पे बहस हो, और अगर आपने के का कांग्रेस बताया तो का हम भी बना सकते थे। हमने तो कक्षा 1 की किताबों में देखा है, का मतलब कांग्रेस नहीं होता, का मतलब कबूतर होता है। मतलब निकालने सियासी मोर्चे पर मायावती भी उतरी। अमित शाह ने कसाब का जिक्र करते हुए बीएसपी को लपेटा तो बहन जी ने भी हिसाब बराबर किया और कांग्रेस मानसिक दिवालियापन का आरोप लगाने पर उतर आई। आज अपने देश में अमित शाह से बड़ा यहाँ कोई और भी कसाब नहीं हो सकता, अर्थात आतंकी नहीं हो सकता है। अमित शाह जी की मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं। दीवार पर लिखी इबारत पढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। तो मैं उनके बयानों को एक मानसिक रूप से परेशान आदमी का बयान मानता हूं। सवाल यह है कि क्या कसाब का जिक्र इसलिए किया गया कि बीजेपी अपने विरोधियों पर आतंक परस्त होने का ठप्पा लगाना चाहती है, या कसाब का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि कसाब एक खास मजहब का था और इसके पीछे संकेतों में मजहबी गोलबंदी की मंशा थी। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता, प्रवक्ता मौजूद हैं स्टूडियोज में। डॉक्टर संबित पात्रा, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब एंड स्वागत आपका। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी जी हैं समाजवादी पार्टी के। नावेद साहब शुक्रिया, धन्यवाद, स्वागत आपका। हमारे साथ एमएच खान साहब हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर, बहुत धन्यवाद खान साहब, स्वागत आपका। और हमारे साथ जुड़ेंगे संजय झा जी, कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता। सबसे पहले शुरुआत क्यों ना डॉक्टर संबित पात्रा जी आप ही से। जब पहले दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो आपसे बात हुई, आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमारा विकास का मुद्दा अखिलेश को पसंद आया, उन्होंने चुराया, हमने शुरू किया, वो विकास की बात कर रहे हैं। स्थानीय समस्याओं की बात हुई, बिजली, पानी, विकास, सड़क, गरीब, अमीर, बेरोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, सबकी, और आप भी बड़े खुश थे। तीसरे चरण के बाद अचानक से क्या हो गया, कहाँ खो गया डॉक्टर संबित पात्रा जी? बेरोजगारी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, रोटी कपड़ा का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, आम आदमी नहीं हट गया, अब जुमलेबाजी हो रही है, कसाब भी आ गया, आतंकवादी भी आ गया, क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ तक विकास का मुद्दा है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से ये मुद्दा हट ही नहीं सकता है।
आप प्रधानमंत्री हो या भाई अमित शाह जी हो, दोनों के भाषणों को सुनिए, पूरे के पूरे भाषण केवल लबालब रहते हैं विकास के मुद्दों से, कितना पैसा सेंटर ने दिया जो खर्च नहीं कर पाई, इत्यादि इत्यादि। किसानों को किस प्रकार उनका ऋण माफ होना है, 14 हर भाषण में आप प्रधानमंत्री का देखिएगा। 14 दिनों के अंदर 13 तारीख को हम होली खेलेंगे और उसके बाद विजय होली के पश्चात 14 दिनों के अंदर किसानों का ऋण माफ होगा। ये सारे विषय प्रधानमंत्री और अमित जी शाह दोनों रखते हैं। जहां तक देखिए चुनाव है, चुनाव के माहौल में ये स्वाभाविक है कि जो दूसरे पार्टी हम पे अटैक कर रहे हैं, आप देखिए आतंकवादी, देश के मनोनीत प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा जा रहा है एक मंत्री द्वारा। और दूसरी बात है, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री, मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है, एक जानवर के साथ कंपेयर कर रहा हो। और वाकई जो प्रधानमंत्री 24 घंटे काम कर रहा हो उसके लिए आप इस प्रकार का विषय यूज कर रहे हो। अमित शाह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा क मतलब कांग्रेस, ख मतलब स मतलब सपा और ब मतलब बसपा। इसमें कोई गाली है क्या? आप बताइए, इसमें कोई गाली है क्या? ये बोल रहे क मतलब कबूतर, नहीं ऐसा नहीं है। कांग्रेस को कबूतरबाज कह सकते हैं मगर क मतलब कबूतर, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। नवेद सिद्दीकी जी, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि कसाब, जिसकी परिभाषा अमित शाह ने दी और अभी डॉक्टर संबित पात्रा ने भी बताया उसका मतलब, आपको लगता है इसके पीछे कोई मतलब छिपा हुआ अमित शाह का है या बीजेपी का है? देखिए सईद भाई, जब मुद्दों का अकाल पड़ जाता है और मुद्दे पास में नहीं होते हैं, दावे होते हैं सिर्फ कि हमने विकास किए हैं, और अभी जिस तरह से दावे किए गए, तो ये दावे जो हैं खोखले होते हैं। लोगों ने देखा है इन दावों को, खोखले दावों को देखा है, और ये हताशा, निराशा, ये नाउम्मीदी है सईद भाई, कि नाउम्मीदी निकल करके सामने आ रही है। और इस तरह के बयान, बहुत अफसोस है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज ये दिन भी हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि इतने बड़े स्तर के लोग, जिनको हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत के वजीर आजम, वो जब ऐसे बयान दें और वो जब मिमिक्री करें किसी ने और नेता की, और वो भूकंप जैसे मुद्दे पे पार्लियामेंट में मजाक उड़ाएं, तो ये पहली बार हम लोगों ने देखा है। और ये तभी होता है जब मुद्दों का अकाल पड़ जाता है, मुद्दे नहीं होते हैं। और यही हताशा बिहार में हुई थी। उस वक्त भी ऐसे ही कुछ भाषण किए गए थे कि अगर यहां भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो दूसरे मुल्क में पटाखे छूटेंगे। ये अमित शाह साहब का बयान था कि एक दूसरे मुल्क में पटाखे छूटेंगे। ये कहने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश, कहीं ना कहीं दीवार खड़ी करने की कोशिश, कहीं ना कहीं दरार पैदा करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी, बल्कि भारतीय जुमलेबाज पार्टी कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, ये जुमलेबाज पार्टी और इनके लोग, इनके साथी, इनके सांसद लगातार मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं। और स्तर इतना गिर चुका है कि बहुत अफसोस जनता को भी होता है, आवाम को होता है, और जितने बड़े रहनुमा हैं, जो पुराने लीडर्स हुआ करते थे, जो आज जीवित हैं, वो देखते होंगे, सोचते होंगे, अटल जी भी सोचते होंगे। नवेद जी, थोड़ा कम शब्दों में, क्योंकि चारों की बात सुन ले, उसके बाद, क्योंकि संबित जी, डॉक्टर संबित जवाब देना चाह रहे हैं सर, क्योंकि बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक नियम हमने बना लिया है, अच्छा रहता है सबकी बात सुन ले। बिल्कुल सहमत। संजय झा जी, ये रोटी रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, विकास, ये मुद्दे क्यों पीछे छूट रहे हैं और आपकी दृष्टि में क्यों कसाब का विश्लेषण आज हो रहा है, क्यों जरूरी हो गया है, और आपके नेता राहुल गांधी को भी स्कैम का मतलब बताना पड़ रहा है? सही जी, देखिए, मेरा तो यही विश्वास है कि जिस तरीके का एक अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है, और ये श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पर इन पर पूरा इन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इस ये खेल की शुरुआत की थी। ये यही दिखाता है कि विकास मतलब इनके लिए सांप्रदायिकता का विकास। जब विकास बोलते हैं तो ये कहते हैं विभाजन करने का विकास। जब ये कहते हैं विकास मतलब ये कहते हैं तोड़फोड़, समाज में तोड़फोड़ करने का विकास। ये कैसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी कि जो एक समय प्रधानमंत्री जी यहां विकास का एक जुमला शुरू करते हैं, जबकि उनके ढेर सारे नेता, संगीत सोम, संजीव बलियान, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, जितने इनके नेता लोग हैं, सुरेश राणा, ये लोग समाज को तोड़ने की भाषा करते हैं। इन पर एफआईआर लगती है क्योंकि ये लोग धार्मिक ध्रुवीकरण पर लगे हुए हैं। अब जब देखिए नरेंद्र मोदी जी अब कब्रिस्तान और दिवाली और जब वो रमजान की बात करते हैं और झूठे आंकड़े देते हैं,
अब मैं तो यही समझता हूं कि सबसे जो शर्मनाक बात है, जो खेदजनक बात है कि ये लोग झूठ बोल देते हैं। अब तो ऐसा जमाना आ चुका है कि प्रधानमंत्री समझते हैं कि मेरे पास ये पद है तो मैं जो कहूंगा उसके बारे में चर्चा होगी, तो मैं कुछ भी अंट-शंट बोलूं, कोई बात नहीं, जो लोग विश्वास करेंगे उनके लिए तो मैं, उन्हीं के लिए तो मैं लड़ रहा हूं। तो यदि राजनीतिक वार्तालाप इतना गिर चुका है कि आज संबित पात्रा जी यहां आकर हमें बतलाने की कोशिश करें बड़े विस्तार में कि कसब तो कुछ भी खराब बात नहीं कहा गया। भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक और समझदार नहीं है? ये तो आप लोग कुछ नहीं, एक तरीके से अल्पसंख्यकों का मजाक उड़ाते हैं। और इनका जो पूरा रणनीति है, सही जी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ये लोग जो हैं, ये लोग, इनका खेल ही यही है, इनका राजनीतिक रणनीति यही है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इनके पास कोई जो कहते हैं समस्या का समाधान तो है नहीं, अखिलेश जी ने अच्छा काम किया है, इस गठबंधन से इनको लगता है कि इनका नामो निशान उत्तर प्रदेश में रहेगा नहीं, तो अब बौखलाए हुए, हताश है, निराश है। मैं समझता हूं, मुझे संबित जी के साथ सहानुभूति है, परंतु भाई साहब समाज को मत तोड़िए। चुनाव जीतना है तो सही तरीके से संजय जी, थोड़ा कम शब्दों में, तरीके से इस तरीके का घटिया बयानबाजी करने से आप उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, दोबारा आएंगे क्योंकि खान साहब की अभी प्रतिक्रिया बाकी है। खान साहब, बड़ा अफसोस होता है और उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की जनता भी ये सोचती होगी कि कोई तो ऐसा हो जो इस जुमलेबाजी से खान साहब अपने आप को दूर रखे, कोई तो ऐसा राजनीतिक दल हो जो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात करे, विकास की बात करे, सड़क की बात करे, सुरक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। आपके अध्यक्ष को भी एंटी दलित मैन कहना ही पड़ता है, ऐसा क्यों खान साहब? देखिए, पूरी बात आपकी सुन नहीं पाया मैं, क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। जी जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री, जिसको विकास की बात करनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, बिजली की बात करनी चाहिए, आत्महत्याएं हो रही हैं उस पर बात करनी चाहिए, जब अपने काम को पूरा नहीं कर पाए हैं तब अलूल जलूल और सांप्रदायिकता की बात फैलाने वाली बात कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी कसाब का नाम ले रहे हैं। कसाब का भूत तो अमित शाह के अंदर घुस गया है। अब कसाब कसाब चिल्ला रहा है। कसाब क्या था? इस देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था या इस देश का बहुत बड़ा कोई आइडियोलॉजी था? इस कसाब जो था वो आतंकी था। आतंकी के नाम पे लेके उसके बाद को बताना, इसका मतलब है कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। ये सारे मुद्दा विहीन हो गए हैं। और जब मुद्दा विहीन हो जाता है आदमी तो जुमलेबाजी शुरू कर देता है, जुमला बोल बोल के जनता को बहलाने की कोशिश करता है। जब ये बात नरेंद्र मोदी जी की, बिल्कुल मैं उनको सही मानता हूं कि कब्रिस्तान और जो है उसका शमशान की बात जरूर करनी चाहिए उनको। बहुत सारे हाँ, शमशान की बात जरूर कहनी चाहिए उनको, क्योंकि ये 11 तारीख के बाद शमशान में ये समाजवादी पार्टी को जाना पड़ेगा और ये भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ेगा। तो इनके पास तो कब्रिस्तान जाने के लिए 1-2 लोग हैं, शमशान में जाने के लिए बातें कर रहे हैं। खान साहब प्लीज ऐसा ना, नहीं खान साहब गलत बात है, प्लीज आप ऐसा ना कहिए। देखिए वो नहीं, फिर आपसे उम्मीद की जाती है, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। जनता पार्टी को कह रहा हूं खान साहब, नहीं प्लीज, हम अपने किसी को भी मत बोलिए, नहीं हम अपने किसी को भी नहीं बोलना चाहिए और अपने चैनल पे इस तरह की कोई किसी भी तरह की बात को हम बिल्कुल अप्रूव नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। और आप चारों से निवेदन है कि प्लीज इस तरह की बात यहाँ पर आप बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन संबित जी, तीनों ने, संजय झा जी, नावेद जी और खान साहब ने आपके लिए सवालों की बॉम्बार्डिंग कर दी। जवाब संबित पात्रा से लेंगे बस सबसे कुछ ही पलों में। होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। तो राजनीति में अब हम ककाहरा अलग ढंग से सीख रहे हैं। क से कबूतर, क से कसाब हो रहा है और ये उत्तर प्रदेश में बात चल रही है जुमलेबाजी और ज्यादा। संबित जी, तीनों हमारे मेहमानों ने आपसे सवाल दागे थे। हम सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि क्या मिसालों की भी कमी पड़ गई है जो आतंकवाद और आतंकवादी की मिसाल दी जाती है, और क्या ये सही है संबित जी कि 3 बड़े राजनीतिक दल देश के, उनकी तुलना किसी आतंकवादी से की जाए? ये तुलना है या नहीं, इसको आप क्लियर कर दीजिए। पहली बात तो है, देखिए, जब तीनों लोगों ने मुझसे सवाल पूछा तो मैं मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया इसका कारण बताता हूं। इससे जीत निश्चित है, ये पता चलता है जब डिस्कोर्स के मेन में आप आ जाए
और तमाम लोग जो हम सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं है, फिर भी जब सपा बसपा और कांग्रेस आप ही को अटैक करने लगे तो आप जानिए कि आप कुछ अच्छा कर हंसी रहे आ हैं। रही है हम सब लोगों को। आप लोग मन में हंसिए प्लीज। तीनों लोगों ने सवाल पूछा, मैं तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, थोड़ा मन में हंसिए। संबित जी आपको बधाई देना चाहता हूं। बधाई सर 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 एक बात देखिए सुनिए, आपको मैं बधाई किसी के देना बीच में नहीं बोल रहा, अब तो डिबेट नहीं हो पाएगा। जनता देख रही, जनता आप देखिए, यही इनको हराएगी। मैं शांति से बैठ के इनको सुन रहा था और ये किस प्रकार ये कांग्रेस सपा और बसपा किस प्रकार से विकास को रोकने की चेष्टा कर रही है, आपके सामने उदाहरण देखिए। कसाब क्या कर रही है देखिए, ये कसाब क्या कर रही है देखिए, ये कसाब क्या कर रही है देखिए। ये कांग्रेस सब, अरे 1 घंटे से आपको सुना भैया, मुस्कुराया, बोल भी नहीं रहा था बीच में। कितनी तड़पन है आपको सोचिए, कितनी तड़पन है आपको सोचिए। कसाब कैसा है देखिए, देश की जनता कसाब के असली चेहरे को देखो, ये है वो कसाब। ये कांग्रेस सपा और बसपा, मैं मुस्कुरा कर इनको सुन रहा था, ये मस्तर चुभो रहे थे। मैंने हकीकत क्या, एक अकेले ने हकीकत क्या बोलने की सवाल की, इनका आलम ये हो गया है कि चुप नहीं हो पा रहे हैं। बोल लीजिए साहब, कोई मुश्किल नहीं है, जनता आपकी बौखलाहट देख रही है। आजम खान ने कल फैजाबाद में क्या सर आप सोच लीजिए, आपने इतनी देर बोला, मैं बीच में बोला क्या, मैं तो आपको गुहार लगाऊंगा। देकर मेरे लोग नहीं ठीक है, देखिए संबित जी ठीक कह रहे हैं, कम से कम बात तो सुननी चाहिए। अरे अगर आप तीनों ने कुछ सवाल पूछे हैं, आपने अपने संबोधन में अपनी बात में तीनों ने आपने संबित जी का नाम लिया, संबित जी बताएं, संबित जी बताएं, संबित जी बताएं। जब संबित जी बता रहे हैं तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। चर्चा जरूर कीजिए, बीच में रोकिए जरूर, लेकिन कम से कम बात तो समझ में आए। निवेदन है आप चारों से, लेकिन यह हम चाहेंगे संजय जी आप जरूर सुनिए जो हम बताने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आई है और जो चर्चा हम कर रहे हैं उस चर्चा में एक बिंदु और जुड़ गया है, लेकिन अफसोस की बात है राहुल गांधी ने यह कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है और चूहे से भी बदतर बताया है क्या हो रहा है राजनीति में। तो अब से कुछ ही देर में जब लौटेंगे तो इस पे चर्चा।